महान सम्राटों से लेकर विदेशी आताताइयों तक, विस्तारवाद से लेकर साम्राज्यवाद तक, इस देश ने सब कुछ झेला और देखा। लेकिन एक सरदार ने कुछ महीनों में वो कर दिखाया जो शताब्दियों में नहीं हो पाया था। आजादी के पहले और आजादी के लगभग 1 सालों बाद तक देश में कई ऐसे हिस्से थे जो राजनीतिक तौर पर एक इकाई के रूप में देश का हिस्सा नहीं थे। मुख्य रूप से इसके 2 हिस्से थे। पहला ब्रिटिश भारत का वो हिस्सा जो 15 अगस्त 1947 के बाद राजनीतिक तौर पर आजाद हो गया। दूसरा हिस्सा था रियासतों वाला भारत, वो भारत जहां राजे रजवाड़े अपना कब्जा जमाए बैठे थे और जिनका इकबाल खो चुका था। रियासतों वाले इस भारत में लगभग 564 से ज्यादा ऐसे हिस्से थे जो भारत का हिस्सा नहीं थे, यानी देश अभी भी टुकड़ों में बटा हुआ था। आज के 3 राज्यों आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक फैला था हैदराबाद के निजाम का शासन। सन 1719 से लगभग 2 शताब्दियों से शासन करते आ रहे निजाम बड़े महत्वाकांक्षी थे। हैदराबाद के निजाम थे और वो तो बहुत अमीर थे। उन्होंने भी ऐलान किया कि अपनी स्वाधीनता का। हैदराबाद के जो निजाम थे, ये संकेत मिल रहे थे भारतीय सरकार को, नेहरू और पटेल को, कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से बाहर से रिकॉग्निशन मिल जाए, मदद मिल जाए, तो वो एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक अपना स्थापित करें। 1947 का समय आ गया और उन्होंने कुछ फैसला नहीं किया, तो उनको 1 साल का समय दिया गया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसको कहते थे कि कोई रजवाड़े अगर चाहते हैं कि अपना फैसला वो स्थगित करें तो उनको 1 साल का समय दिया जाए। तो 1 साल का समय दिया गया कि 1 साल में वो तय करें कि वो क्या करना चाहते हैं। लंबी वार्ताओं के बाद हैदराबाद और भारत के बीच 29 नवंबर 1947 को 1 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उस समय के गृह मंत्री और रियासत मामलों के मंत्री सरदार ने आशा जताई कि जल्दी ही हैदराबाद रियासत दूसरे रियासतों की तरह भारत का हिस्सा हो जाएगा। एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, बहुत ऊंचे पद पे थे, वॉल्टर मॉन्कटन, और वो उनकी पूरी मदद कर रहे थे जैसे, और उससे उनको बहुत आश्वासन मिला। तो वॉल्टर मॉन्कटन जो थे वो जिन्ना साहब के पास जाते थे, वो वहां पर लंदन पहुंचते थे और लंदन से आश्वासन लाते थे, अच्छा ठीक है, अगर आप स्वाधीन हो जाओ तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन निजाम और उसकी बर्बर निजी सेना रजाकरों के इरादे कुछ और थे। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? देखिए, हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आसमान में जब तक चांद सितारे चमकते रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा। सरदार पटेल ने बहुत कोशिश की कि डिप्लोमेसी की आधार पर किसी तरह से निजाम को समझाया जाए, लेकिन वो जैसे बताया आपको कि निजाम जो था वो रजाकार जो थे, वो उन्होंने लोगों को इतनी बुरी तरह दबाया था। हैदराबाद रियासत में हिंसा उत्पीड़न का नंगा खेल मासूम जनता पर चल रहा था और सरदार के सब्र का प्याला अब छलक चुका था। कोई चारा नहीं था। अंत में 1 साल तक कोशिश होती रही कि ये आराम तलबी से ये आ जाएं यूनियन में। जब नहीं हुआ तो फिर सन 48 में नेहरू की भी इसमें सहमति थी। सरदार पटेल ने इसका ऑर्डर दिया, क्योंकि वो होम मिनिस्टर थे, आप जानते हैं, तो उन्होंने इसका ऑर्डर दिया और ये पूरा आर्मी का जो एक ऑपरेशन था वो बहुत सफलता से किया गया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना का अभियान शुरू हुआ। और 18 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो खत्म हो गया। अब हैदराबाद की रियासत भारतीय संघ का हिस्सा बन चुकी थी।
कई जो राजा थे जिनके थोड़े एम्बिशंस जाग गए, उनको ये लगना लगा कि शायद हम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा जो शुरू में डिफिकल्टी हुआ, फिर हैदराबाद में जो डिफिकल्टी हुई, फिर थोड़ा बहुत ये ट्रैवनकोर वाले जो महाराजा थे, उनके एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी थोड़े एम्बिशन हो गए कि क्या पता हम थोड़ा एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रह सके। तो इस वक्त जो सरदार पटेल का रोल था, आजादी के इमीडिएटली पहले उन्होंने काम करना शुरू किया। 565 रजवाड़े थे, सारे के सारे लोग शौकिया अपनी मर्जी से नहीं आए थे। बहुत सारे टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी अपनाई गई, कभी उनको धमकी दी गई, कभी उनको बहलाया फुसलाया गया, कभी उनको लालच दिया गया। कहा तो यह भी गया कि अंग्रेजों ने रियासतों के बारे में जानबूझकर ऐसे प्रावधान रखे जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहे। हालांकि ज्यादातर रजवाड़े भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इलाकों का रियासत, उनके नवाब या फिर रजवाड़े ऐसे थे जो पाकिस्तान से मिल रहे लालच के कारण या फिर अपनी झूठी शान और शौकत के चक्कर में फंसे हुए थे। ऐसे में जरूरत थी एक क्रांति की, और वो हुई भी, लेकिन वो क्रांति थी रक्तहीन क्रांति। ब्रिटिश इंडिया हम हैंड ओवर कर रहे हैं कांग्रेस को, ठीक है, हाँ? और राजवाड़े जो है, इनका अलग रिलेशनशिप है हमारे साथ। ये ब्रिटिश क्राउन के साथ है, ये ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। इस तरह की फाइन ट्यूनिंग करके उन्होंने कहा कि अब ये डिसाइड करेंगे कि ये क्या कर... काठियावाड़ के साथ साथ गुजरात के कई रजवाड़े सरदार पटेल के सामने भारतीय संघ में शामिल होते हुए देश को एकजुट करने की ये एक अद्भुत मिसाल थी। तो एक तरह से जो इंटीग्रेशन था, ये वो प्रजामंडल आंदोलन का जो डिमांड थी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, जो उनके नुमाइंदे हैं वो राजा नहीं अपॉइंट करेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक बार मैनचेस्टर गार्जियन अखबार ने लिखा था, एक ही व्यक्ति विद्रोही और राजनीतिज्ञ के रूप में कभी कभी ही सफल होता है, परंतु इस संबंध में पटेल अपवाद थे। सरदार पटेल पर यह टिप्पणी बिल्कुल सही साबित हुई। पार्टीशन, रिफ्यूजी का आना और छोटे छोटे कम से कम 600 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स में बटा हिंदुस्तान, और उसको कंसोलिडेट करके इमर्जिंग राष्ट्र का रूप देना, जो कि सरदार पटेल कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी आधार, ये एक तरह से एक आधारशिला बनी, एक नींव बनी, जिस पर कि इंडिपेंडेंट कॉम्पोजिट स्टेट, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक राष्ट्र का निर्माण हो पाया। और इसी दिशा में डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट की दिशा ये जो अपनाई, ये इसका नींव सरदार पटेल ने रखा। तब भी और आज भी सरदार पटेल द्वारा 564 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण कर भारत का हिस्सा बनाना विश्व इतिहास का एक आश्चर्य था। बहुत सारे स्टेट्स में खुद गए और जो महाराजा थे, वहाँ के नवाब थे, निजाम थे, सबसे मिलके बात करी और उनको ये समझाया कि जब आज़ादी हो जाएगी कि तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंट रहना पॉसिबल नहीं है, आपको यहाँ इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी भी एक है, जो भारत के टेरिटरी के अंदर आते हैं वो तो भारत के साथ ही रहेंगे। अब जैसे हैदराबाद है, वो भारत के अंदर एक कहीं और किसी पाकिस्तान तो नहीं ज्वाइन कर सकता, या कोई इंडिपेंडेंट तो नहीं रह सकता। तो ये सब उनको समझाया। जूनागढ़ रियासत, जिसके नवाब को कहते हैं जिन्ना ने उकसाया था, लेकिन सरदार ने ऐसी रणनीति बनाई कि वो सब छोड़ छाड़ पाकिस्तान भाग गया। जूनागढ़ में का तो एग्जाम्पल आप लीजिएगा तो स्ट्रैटेजिकली और जियोग्राफिकली भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक चीज दिमाग में ये रखनी थी, क्योंकि ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट था, ये पार्टीशन नहीं था। और उसमें जो जियोग्राफिकल लोकेशन था जूनागढ़ का, चारों तरफ से तो बाकी ऐसे स्टेट से सराउंडेड था जो कि इंडियन डोमिनियन को एग्री कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। उसमें जूनागढ़ अलग से पाकिस्तान डोमिनियन की तरफ नवाब ने साइन कर दिया। वहां पर भी सरदार पटेल ने यही कहा, अगर उनके पत्र हम पढ़ें तो बहुत ही यहाँ पे कूटनीति का इस्तेमाल किया। वहां भी ये कहा, उन्होंने कहा देखो जरा सा इशारा मैं UN देबर को करूंगा, जो कि प्रजामंडल के नेता थे, या कि मैं बस वो रुके हुए हैं,
मैंने उनको रोका है। स्वतंत्रता मिलते ही त्रावणकोर के राजा ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, लेकिन इन राजाओं की हेकड़ी जल्दी ही निकल गई। ट्रावणकोर के राजा थे, जैसे ट्रावणकोर के राजा इतने खराब नहीं थे, उनके दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, जिनका नाक भी कट गया था, इतना लोगों का उनके खिलाफ वो रोष था। तो वो उन्होंने ऐलान कर दिया एक समय पे कि हम तो आज़ाद होंगे, और किस बलबूते पे किया कि उनके पास थोरियम है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, उसके डिपॉजिट थे वहां पे त्रावणकोर में, जो आज केरल में है। जवाहरलाल नेहरू और पटेल दोनों ये चाहते थे, दोनों कन्विंस थे कि रजवाड़े अलग नहीं रहेंगे, उनको भारत में शामिल होना होगा। और इन रजवाड़ों की प्रिंसली स्टेट्स की जनता भी कई की यही चाहती थी, लेकिन इनके राजा जो थे वो कुछ ऐसे थे, जैसे कि हैदराबाद के हुए, जैसे कि ट्रावणकोर के हुए, जैसे कि भोपाल के हुए, जब वो कुछ ये चाहते थे कि अगर हो सके तो अपनी आजादी रखी जाए, भारत में ना शामिल हो। तो ऐसे में पटेल ने काफी बेहतर डिप्लोमेसी दिखाई, काफी बेहतर पॉलिटिक्स दिखाई, और थ्रेट से लेकर लालच, सारे के सारे हथियारों का इस्तेमाल किया। लेकिन ये पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एक बहुत बड़ा विलय कमोबेश अहिंसक रूप से, बगैर जोर जबरदस्ती के, थोड़ी बहुत आप जोर जबरदस्ती मान सकते हैं हैदराबाद में हुई, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं हुई। और सारे के सारे राजवाड़े 565 जो थे वो भारत में शामिल हो गए, भारत का विलय हो गया, और वो बहुत ही सक्सेसफुल इंटीग्रेशन था, इसलिए कि आज की जनरेशन को ये पता भी नहीं है। वो सपाट, साफ, सीधी बात करने वाले लीडर थे, किसी को झूठी आशा नहीं देते थे, जो कहते थे, प्रॉमिस करते थे, उस पे राजाओं को या अन्य पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को विश्वास था कि अगर सरदार ने कहा है तो वो बात जरूर पूरी करेंगे और वो बात सही रखेंगे, उस बात की मान रखेंगे। और इसीलिए ये 600 राजाओं, जो अलग अलग इनकी अपनी पर्सनालिटी, इनकी इडियोसिंक्रेसीज, इनका अपना सनकपन, अपना सोच, इसके बावजूद सरदार पटेल इनको एक झंडे के तहत ला पाए, क्योंकि उन लोगों को यह अटूट विश्वास था कि सरदार अगर जो बात कहते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं, जो हमारे साथ एडजस्टमेंट, हमारे साथ जो संधियां हुई, उसके जो टर्म्स कंडीशंस को ये मान देंगे, और इसलिए काम करवा पाए। लगभग 1 साल चले इस अभियान ने भारत को एक मुकम्मल राष्ट्र की शक्ल दी, और साथ ही हमें मिला एक लौह पुरुष। लौह पुरुष यानी इंसानी शरीर के अंदर लोहे जैसा जज्बा, और इस जज्बे ने न सिर्फ देश को भौगोलिक रूप से एक किया, बल्कि इसने भावनात्मक रूप से भी एकता के मोती पिरोए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए भी जाने जाते हैं, और इसी का एक उदाहरण है कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को नया रूप दिया। लेकिन आखिर पटेल सरदार कैसे बने? आइए देखते हैं इसकी कहानी। 1918 में सबसे पहले उन्होंने किसान आंदोलन चलाया, गांधी जी ने, खेड़ा जिले में, गुजरात के, जो वहाँ पे जो लगान देना होता था किसानों को, सरकार को, कि वहाँ पे बारिश ठीक से नहीं पड़ी थी, फसल खराब हो गई थी, इसको लेके एक मूवमेंट चलाया कि वो किसान जो है उनको ये माफ हो जाना चाहिए। तो ये काफी पावरफुल मूवमेंट था। और इस समय पहले बार जो है सरदार पटेल राजनीति में सीधे सीधे इस तरह आए, उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट किया, खेड़ा सत्याग्रह में कुछ रोल भी प्ले किया। ये बहुत ही सशक्त आंदोलन था, और ये अपने आप में एक कह सकते हैं यूनिक आंदोलन था, जिसमें कि पहली बार किसानों के लेवल पे गांधीयन जो मेथड था ऑफ टोटल नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, वो जो है अप्लाई किया गया, और एकदम पूरा शांतिपूर्ण आंदोलन था। आप ऐसे कह सकते हैं कि उस तालुका के 99% लोग जो थे उस आंदोलन के साथ थे। अभी के गुजरात में सूरत का बारदोली तालुका, जहां भयंकर सूखा तो किसानों को चूस ही रहा था, ऐसे में अंग्रेजों ने लगान बढ़ाकर 30% तक कर दिया।
वो मंदी का दौर था, डिप्रेशन का दौर था, एक ग्लोबल क्राइसिस था, इस दुनिया में हुआ था, जिसमें कि सडनली ये हुआ कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत एकदम से बहुत कम हो गई, किसानों की आमदनी कम हो गई, तो उन चीजों को खरीदना कम कर दिया, तो वर्कर्स बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई। वो ग्लोबल स्तर पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस था। वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर थे कि वो सबकी क्या कमियां हैं, क्या मतलब कहाँ क्या उनके स्ट्रेंथ है, उनकी कमियों को पे ज़्यादा ना देके क्या स्ट्रेंथ है, किससे कहाँ तक उनका वो उपयोग हो सकता है, कहाँ तक वो पॉजिटिव ढंग से सकारात्मक ढंग से काम कर सकते, ये करा सकते थे। बारदोली में 1920 ईस्वी में स्थानीय नेताओं ने किसानों द्वारा लगान न देने का आंदोलन शुरू किया, लेकिन अंग्रेजी अत्याचार और बढ़े। गांधी जी के निर्देश पर 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व संभाला। पहले ये लीडर थे जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों पे एक बहुत सफल किसान आंदोलन बारदोली के रूप में किया और ये दिखलाया कि वो किसान या भारत की जनता जिसको कि शिक्षित, जो एपॉलिटिकल, लेकिन कितने सक्सेसफुली वो गांधी जी के सिद्धांतों पे वो खड़े उतरे और एक सक्सेसफुल आंदोलन करने में सफल रहे। अंग्रेजों को पटेल ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्रितानी सरकार ने लगान 30% से घटाकर 6% तक कर दिया। इसी आंदोलन ने वल्लभ भाई पटेल को बना दिया सरदार। बारदोली की जो महिलाएं हैं उन्होंने इनको सरदार का नाम दिया। पहले इनको सरदार पटेल नहीं कहते थे, वल्लभ भाई पटेल कहते थे, पर लोग इनको सरदार, लीडर, ये हमारे सरदार हैं, जो ये कहेंगे हम मानने को तैयार है। ये वहां की महिलाओं ने इनको, ये गांव की महिलाओं ने उनको ये नाम दिया। कहां पर आंदोलन को रोका जाए, कहां पर स्लो डाउन किया जाए, कहां पे बढ़ाया जाए, लोगों की कुर्बानी देने की क्षमता, उसका एक आकलन किया जाए कितनी है। वो लिमिटलेस नहीं हो सकती, तो उसकी एक हद होती है, वो असीमित नहीं होती है। उसकी क्या सीमा है और उसकी सीमा को आप किस हद तक आप टैप करने जा रहे हैं, ये सरदार पटेल की राजनीति की बहुत बड़ी विशेषता थी जो उन्होंने ट्राई आउट की बारडोली के अपने आंदोलन में। सरदार एक किसान परिवार से आते थे, लेकिन विदेश में बैरिस्ट्री पढ़ाई करने के बाद जब अहमदाबाद लौटे तो अहमदाबाद में उनकी वकालत बेहतरीन चल रही थी। लेकिन 1917 में गांधी जी के संपर्क में आते ही उनका जीवन जैसे बदल गया। पटेल गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह न मानते हुए भी अंत तक निकटतम सहयोगी बने रहे और उन्होंने गांधी जी की तरह अंग्रेजी कपड़े छोड़ आम लोगों जैसी जीवन शैली अपनाई, या कहे किसानों जैसी जीवन शैली को आत्मसात किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। स्कूली शिक्षा गुजरात में ही ली, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की और वकालत की पढ़ाई पूरी की और फरवरी 1913 में भारत लौटकर वो अहमदाबाद में एक बड़े बैरिस्टर बने। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, तो गुजरात में उस आंदोलन में सरदार पटेल जो है पहली रैंक के, पहले दर्जे के लीडर उसमें उभरे। वो जो असहयोग आंदोलन था जो 1920 से 1922 तक चलाया गया, उसमें उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई, पर और भी कई लीडर थे जो उनके बराबर के उस वक्त थे। सरदार पटेल 1920 के दशक में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के समय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी के अगर कोई, मैं कहूंगी कि बहुत सच्चे अनुयायी थे इस तरीके से कि खादी पहनना, खादी में अपना विश्वास, मतलब गांधी के पूरी जो आइडियोलॉजी थी, हाँ, जैसे और कह सकते हैं हम, जैसे जेपी थे, जयप्रकाश नारायण, अब वो गांधी के बहुत नज़दीक थे, बहुत नज़दीक थे निजी तौर से, लेकिन उनके जो आइडियोलॉजी और ख्यालात थे वो सोशलिस्ट थे। लेकिन पटेल और गांधी की बिल्कुल एक तरह से मेल था उनके आइडियाज़ का, और तो बहुत ज़्यादा गांधी को वो मानते थे, बिल्कुल उनको अपने बापू तो
कहते थे सबसे। पटेल का मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी की जरूरत है, इसकी रणनीति गांधी तैयार कर रहे हैं, इसके जो मुख्य बिग पिक्चर, जो बिग आउटलाइन है, उसके प्रणेता, उसके निर्माता गांधी हैं। पटेल का काम यह है कि गांधी का उसमें साथ देना है, उनके डेप्यूटी की तरह से, और फिर जो गांधी कह रहे हैं उस पर उनको चलना है। और अपनी इस भूमिका को पटेल ने लगातार 1947 तक बखूबी निभाया। साल 1937 तक उन्हें 2 बार कांग्रेस के सभापति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे पार्टी के अंदर और जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। जनरली हम सरदार पटेल के बारे में सोचते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन मैन थे, कि पार्टी कैसे बनानी है ये उनको आता था। वो सब भी सही था, पर वो एक मास लीडर थे। सुलझे दिमाग के इतने थे कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे। उस टाइम में ये 1933 में इन्होंने डिवोर्स के सपोर्ट में बात किया। 1933 में उन्होंने कहा कि अगर जाति को तोड़ना है तो एक ही तरीका है इंटरमैरिज का, इंटरमैरिज होनी चाहिए। गुजरात में एक प्रथा थी जहां के ये जो जिनके पास जमीन नहीं होती थी, जो मजदूर होते थे, वो किसानों के घरों में काम करते थे, और ऑलमोस्ट एक तरह से आप कह सकते हैं कि टोटली ऑलमोस्ट स्लेवरी की तरह एक प्रथा थी। डुबला उनको बोलते थे। एक्सप्लॉयटेटिव एक सिस्टम वहां पे था, जो कि 1936 में सरदार पटेल ने बहुत बड़ा एक अधिवेशन किया और वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि आज से ये प्रथा गुजरात में खत्म। और आप ये उनका प्रभाव सोचिए कि उनके कहने पे ये प्रथा जो है गुजरात में एक दिन में खत्म हो गई। सरदार पटेल की लोकप्रियता और नेतृत्व के प्रभाव का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि 1946 में कांग्रेस के प्रेसिडेंसी चुनाव में राज्यों के 16 प्रतिनिधियों में से 13 उनके समर्थन में आए थे। एक तो पटेल बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आए थे, तो उनका जो अपना आधार था वो ये आज का जो गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है वहां पे था। उस सेगमेंट का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को माना कि वो पूरे देश के नेता हैं। तो जब वो ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में आ गए तो उन्होंने फिर ये जो अपने आप को सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नेता के रूप में नहीं देखा, उन्होंने माना कि वो सारे देश उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सन 30 का जो दशक था उसमें सरदार पटेल देशव्यापी ऑल इंडिया जो है स्तर पर वो बहुत प्रमुख हुए, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो उनके हाथ में दिया गया, सौंपा गया, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह ये निभाया। राष्ट्र के एकीकरण की प्रक्रिया में कुछ ऐसे हिस्से भी थे जहां पे पाकिस्तान अपनी नजर डाल सकता था, लेकिन ये सरदार की दूरदर्शिता ही थी कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उदाहरण के लिए हम लक्षद्वीप का नाम ले सकते हैं, लेकिन गोवा जैसे कुछ ऐसे इलाके और मुद्दे भी थे जहां सरदार की नजर बराबर बनी रही। जब एक बार वे भारतीय युद्धपोत द्वारा बंबई से बाहर यात्रा पर थे तो गोवा के निकट पहुंचने पर उन्होंने कमांडिंग अफसरों से पूछा, इस युद्धपोत पर तुम्हारे कितने सैनिक हैं? क्या वो गोवा पर अधिकार करने के लिए पर्याप्त हैं? कमांडिंग अफसर ने कहा, हां, हमारी संख्या गोवा पर अधिकार करने के लिए पर्याप्त है। फिर अंत में सरदार ने कहा, चलो वापस चलो। लौह पुरुष सरदार पटेल सच्चे मायनों में राष्ट्रीय एकता के अद्भुत शिल्पी थे, लेकिन उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो बर्फ से ढके एक ज्वालामुखी थे। अपनी मृत्यु से 1 महीने पहले ही सरदार पटेल ने अपनी एक चिट्ठी में चीन से उठने वाली आशंकाओं का खुलासा किया था। हाँ, ये सही है कि इन्होंने चिट्ठी लिखी थी और इसमें ये कहा था कि हमारा फ्यूचर, हमको सतर्क हो जाना चाहिए। फ्यूचर जो हमारा है वो फ्यूचर कन्फ्रंटेशन हमारा पाकिस्तान को रख करके नहीं, जो डिफेंस की अब प्लानिंग करनी होगी वो पाकिस्तान को दिमाग में रख के नहीं बल्कि चीन को दिमाग में रख करके, जिसका परिणाम 1962 की चीन के हाथों पराजय के रूप में हुई। यहां तक कि तिब्बत के मामले पर उनकी आशंका बाद में सही साबित हुई। कुछ विवादित मसलों में से एक कश्मीर का मुद्दा भी था, जिसका हल आज भी कई स्तरों पर तलाशा जा रहा है। कुछ ऐसे ही सवालों को हमारे सामने छोड़कर सरदार 15 दिसंबर 1950 को सुबह 76 साल की उम्र में हमें छोड़कर चल दिए।
आजादी के सालों बाद 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लेकिन सवाल यह है कि आज भी पटेल हमें क्यों जरूरी लगते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि उनकी आज भी जरूरत है? क्या इसलिए कि सांप्रदायिकता आज भी गाहे बगाहे अपना सिर उठा लेती है? क्या इसलिए कि आज भी उत्तर पूर्व से लेकर कश्मीर तक कई इलाकों में संघर्ष की छाया दिखती है? ऐसे में सरदार पटेल ज्यादा याद आते हैं। एकता की वो मूर्ति आज ज्यादा प्रासंगिक दिखती है। क्या हम उन्हें सुन रहे हैं?